नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूँ नीलू व्यास। एक इश्यू जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन समझ में पता नहीं कितने लोगों को आ रहा है, मैं ये भी कहना चाहती हूँ। वो इश्यू है सेबी चीफ यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जो चेयरपर्सन है माधवी पुरी बुच, उनके बारे में जिस तरीके के खुलासे हो रहे हैं लगातार, तो मोटा-मोटा अगर आम आदमी समझेगा, तो वो यही समझेगा कि सेबी की जो चीफ हैं, एक तो मोदी मोदी जी की वो लाडली अफ़सर हैं। लेकिन लाडली अफ़सर को जहाँ अवसर मिला है, उन्होंने वहाँ पर उस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब किया, अपने फ़ायदे किए और फ़ायदा करके वो और आगे बढ़ गईं। जहाँ-जहाँ उनको मौका मिला, वहाँ उन्होंने पैसे बनाए, लोगों को चीट किया, झूठ बोला और वो आगे बढ़ती गईं। लेकिन ये सारी बातें क्या उन्होंने सरकार से शेयर की थी? क्या सारी बातें वो जहाँ पर एम्प्लॉयड थी, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे प्रूडेंशियल हो, चाहे सिक्योरिटीज़ हो और तमाम जो ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल की बात आ रही है, बहुत सारे जगह पर उनके नाम आ रहे हैं कि वो जगह-जगह एम्प्लॉयड थी। तो क्या उन सारी जगहों को ये पता था कि ये एक नहीं लेकिन कितने सोर्सेज़ से ये सैलरी ले रही हैं? और उनके बीच में अरेंजमेंट क्या था? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 2011 और 13 के बीच में ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल नाम की एक प्राइवेट इक्विटी फर्म में इन्होंने जॉब लिया, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए गईं और उन्होंने आईसीआईसीआई की जो बैंक की जो कंपनी थी उसको ये बोला कि वो सबैटिकल पर जा रही हैं यानी कि छुट्टी पर जा रही हैं। एक लंबी छुट्टी जिससे कि वो आईसीआईसीआई से बाहर नहीं हो रही हैं, लेकिन एक लंबा गैप के बाद वो शायद लौटेंगी। उस गैप में उन्होंने ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल को बनाया। अब ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल वो कंपनी भी है जिसमें कि अजीत डोवल के बेटे शौर्या डोवल उस लीडरशिप टीम में हैं। तो अगर आप सारी कड़ियों को जोड़ें तो क्या माधवी पुरी बुच अजीत डोवल का इस्तेमाल उस दिन से कर रही थी 2011-12 से? धीरे-धीरे उन्होंने सीढ़ी चढ़ी और चढ़ते-चढ़ते अब वो सेबी की चीफ हो गई हैं। अब उनके कितने कारनामे पिछले दिनों में आप आए हैं। पवन खेड़ा ने कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उन्होंने खुलासे किए थे कि उनको सैलरी आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से वो ले रही थी, साथ की सैलरी भी उनको मिल रही थी। आज एक और खुलासा हुआ है और उस खुलासे में हालाँकि आईसीआईसीआई बैंक ने कहा कि नहीं वो उनको रिटायरल बेनिफिट से हम सैलरी नहीं पे कर रहे थे। तो उस पर पवन खेड़ा ने एक सवाल भी पूछा था कि आखिर पेंशन आपकी सैलरी से ज़्यादा कैसे हो सकती है? उस पॉइंट को भी हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि विपक्ष इन बातों को ठीक से समझा नहीं पा रहा है और ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि भैया ब बहुत ही टेक्निकल इश्यू है, इसलिए आम आदमी को समझ में नहीं आएगा। लेकिन हम आपको ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया पर एक-एक कड़ी जोड़कर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मोदी जी की लाडली अफ़सर है, वो किस हद तक बेईमान थी, किस हद तक उन्होंने चोरी की, किस हद तक फ्रॉड किया है, वो समझना ज़रूरी है और उसी फ्रॉड पर पर्दा डालने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है, इसको समझना ज़रूरी है। आज एक और अध्याय जोड़ा पवन खेड़ा ने, आज करीब ढाई बजे के करीब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि माधवीपुरी बुच की एक प्रॉपर्टी थी मुंबई में और उस प्रॉपर्टी को उन्होंने एक ऐसी कंपनी को किराए पर दिया जिस कंपनी से उनको हो सकता है कि फायदा हो रहा हो। वो कंपनी कौन सी थी? कैरल इन्फो सर्विसेज लिमिटेड। और उस कंपनी की जो अफिलिएट कंपनी है वो वॉकहार्ड लिमिटेड है और वॉकहार्ड लिमिटेड के केसेस पर माधवी पुरी बुच जज बनी हुई थी, यानी कि उनके पेंडिंग केसेस को माधवी पुरी बुच बतौर सेबी चीफ के तौर पर वो सुलझा रही थी। तो अब आप ये सोचिए कि क्या आपके दिमाग में वो सवाल नहीं आएगा कि वॉकहार्ड लिमिटेड की ही सब्सिडियरी कंपनी को उन्होंने क्यों चुना अपनी प्रॉपर्टी को किराया देने में? अब ये किराए का जो अमाउंट है 2018-19 में 7 लाख है, उसके बाद 20-21 में अमाउंट 36 लाख हो जाता है, उसके बाद उसकी वैल्यू आते-आते 46 लाख तक पहुंच जाती है, 46 लाख कुछ 500 5000 समथिंग। वो एग्जैक्ट फिगर अभी मेरे पास नहीं है। तो कहने का मतलब ये है और जो सवाल आज फिर से कांग्रेस ने खड़े किए हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है कि इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आ रहा है। माधवीपुरी बुच सेबी की वो चीफ है जिनको नियुक्त प्रधानमंत्री ने किया है, एक ऐसी कमेटी द्वारा जिसके सदस्य प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होते हैं। उस कमेटी को कहते हैं अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट। एसीसी द्वारा नियुक्ति उनकी हुई है, तो एसीसी का काम होता है कि उनके सारे जो पिछले रिकॉर्ड्स हैं उनको चेक किया जाए। अगर 11 और 13 से ये सब चल रहा है, जहां पर वो अलग-अलग कंपनी से सैलरी ले रही हैं,
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, और आज भी जो ये सारी चीजें हैं, तो क्या इन चीजों को के बारे में एसीसी ने जानने की कोशिश नहीं की थी? आज इन सारी कड़ियों को जोड़ेंगे और इसको महज एक टेक्निकल इशू ना माना जाए। मेरी ये आपसे निवेदन है, इस चीज पर यह ना कहा जाए कि ये बड़ा टेक्निकल इशू है, क्योंकि इसे समझना जरूरी है। और इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि सरकार चीट कर रही है, सरकार गलत लोगों के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, और ऐसे लोग जो कि जज हैं, सभी चीफ का रोल है जज का। एक जज के तौर पर जज की ऊपर अगर कोई भी शक होता है तो जज पीछे हट जाता है, लेकिन यहां माधवीपुरी बुच के ऊपर एक नहीं 2500 एलिगेशंस लगे हुए हैं। वो उस कुर्सी पर बैठी हुई है, प्रधानमंत्री उनको बचा रहे हैं, गृह मंत्री उनको बचाते हैं, वित्त मंत्री उनको बचाते हैं, पूरा कॉर्पोरेट जगत ऐसा लगता है कि उनको बचाने में लग गया है। लेकिन इनका जो फ्रॉड है, चीटिंग है, और जिस तरीके की धांधलेबाजी इन्होंने की है, क्या उसके बारे में लोगों को नहीं पता होना चाहिए? आज एक इंस्टीट्यूशन इस तरीके से कर रहा है, उसका हेड, क्या पता और इंस्टीट्यूशंस के हेड्स भी इस तरह से कर रहे हो। तो आज इसको महज एक टेक्निकलिटी ना माना जाए, लेकिन माधवीपुरी बुच की सारी कड़ियों को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अरुण अग्रवाल जी हैं, उनके बारे में भी मैं आपको परिचय बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील तो हैं, लेकिन साथ में इन्वेस्टर एक्टिविस्ट हैं। इन्वेस्टर एक्टिविस्ट यानी कि वो व्यक्ति जो कि इन्वेस्टर्स, जो मार्केट में पैसे लगाते हैं, अगर उनके साथ कुछ गलत चीज होती है तो उनके केसेस को उन्होंने टेकअप किया है। उनके साथ अगर कोई फ्रॉड हुआ हो, उस तरीके के केसेस को उन्होंने टेकअप किया है। और इतना ही नहीं, पूर्व के जो 2 सेबी के चीफ्स रह चुके हैं, उनके नियुक्ति को भी चुनौती अरुण अग्रवाल ने दी थी। तो ये मामूली बात नहीं है, और अगर इनके जैसा व्यक्ति हमें आज एक एक कड़ी जोड़कर ये समझाने की कोशिश करेगा कि माधवीपुरी बुच ने देश के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, और एक नहीं 10 करोड़ इन्वेस्टर्स के साथ किस तरीके का धोखा कर रही हैं, तो वो यहां पर समझने की जरूरत है। इस चीज को विपक्ष समझाने में असफल रहा है। उस चीज को, उस कोशिश को आज हम यहां पर उसकी कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए। अरुण जी, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और अरुण जी, पहला सवाल आपसे यही है कि माधवीपुरी बुच के फ्रॉड को लोग टेक्निकल इशू बताकर और सोचते हैं कि अरे क्या करेंगे, इसको कवर नहीं करते हैं, इसको नहीं समझाते हैं, लेकिन आज इस बेईमानी को, इस चीटिंग को अगर मैं 4 लाइन में आम आदमियों के लिए आपको कहूं समझाने के लिए, तो वो क्या है? देखिए, ये 4 लाइन में तो नहीं, लेकिन जितने संक्षिप्त में हो सकता है मैं इसको बताता हूँ। पहली बात है कि आमतौर से जो लोग काम करते हैं तो उनको एक सैलरी मिलती है, हर महीना तनख्वाह मिलती है और चले जाते हैं। लेकिन जो कंपनीज में काम करते हैं, स्पेशली वो कंपनियां जो क्या तो स्टार्टअप है या जो कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, जिनका कि एक दाम होता है, तो ये नया तरीका बना कि जो उसके ऊंचे पद पर लोग हैं और एम्प्लॉइज हैं, तो उनको उस दिन एक किसी टाइम पे उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखने के लिए उनको एक एडिशनल इंसेंटिव शेयर के द्वारा देते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, तुम काम कर रहे हो, 5 साल और काम करो तो तुमको हम इतने शेयर देंगे, और आज के दाम पे देंगे, जो कि 5 साल के बाद बढ़ जाएंगे, क्योंकि तुमने मेहनत करी है तो वो बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होता है कि वो एम्प्लॉय उनके यहाँ रह जाता है, वो छोड़ के दूसरे जगह नहीं जाता है। और उसमें एक और फायदा है कि अगर शेयर बढ़ गया तब आपको उसका फायदा हुआ, घट गया तो आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अक्सर ये शेयर बढ़ जाते हैं, और ऊपर के लोगों का ये जो तरीका है उन लोगों को शेयर से रिवॉर्ड करने का, वो पैसा कहीं ज्यादा उनके सैलरी से होता है। बहुत सारे स्टार्टअप में तो सैलरी देते ही नहीं है, वो खाली जो है शेयर का वो प्रलोभन देते हैं कि अगर हमारी कंपनी अगर सक्सेस हो गई तो तुम्हें इतने शेयर मिलेंगे। इसी तरह से, लेकिन आपको ये नहीं है कि आज लिए और कल आपको वो शेयर मिल जाएंगे, आपको 5 साल काम करना पड़ेगा। और कुछ लोगों को वो धीरे धीरे मिलता है, 5 साल के बाद पहले साल 20%, फिर 20%, फिर 20%, तो करीब खींच देते हैं 10 साल तक कि वो आदमी वो जो है उस संस्था से वो जुड़ा हुआ रहे। इस चीज को आम लैंग्वेज में ईसॉप कहते हैं, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन ये
पेमेंट या जो भी पी का भी है वो नहीं। तो जो उनको ऑप्शन मिलता है स्टॉक का, उसको लोग शॉर्ट फॉर्म में ईसॉप कहते हैं। तो इसी तरह का कुछ जो है, माधवी जब वो आईसीआईसीआई में थी तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में थी, जिसमें कि शेयर की खरीद बिक्री होती थी, वो बैंकिंग में नहीं थी। तो वहां पे उनकी जो नियुक्ति हुई वो 2006 में हुई और 2008-9 तक होके वो वहां की चीफ बन गई। 2008 में उनको ये शेयर वाला एक 7 लाख कुछ हजार जो है इनको दिया गया ईसॉप के रूप में, बहुत बड़ा अमाउंट दिया गया। तो वो इनका ईसॉप हो गया, लेकिन इसको वो काम एग्जैक्ट फिगर है, सॉरी, 6,87,000 शेयर्स इनको ईसॉप के मिले। किस भाव में मिले? उस समय का भाव जो 164 रुपए का था, उस भाव में मिले। लेकिन ये शेयर इनको एक्चुअल अगर ये 4 साल या 5 साल काम करती तभी इनको दिया जाता। तो चूंकि 2008 में मिला था तो ये 2012 में मिलना था इनको, उसके पहले नहीं। और अगर आप उतने दिन काम नहीं करते हैं तो आपको नहीं मिलेगा, ये भी उसका वो एक कंडीशन है। अब यहां पर वो घोटाला चालू होता है। ये अगर पहली बात हमने लोगों को समझाई कि ईसॉप और इनको कैसे मिला, तो 2011 में करीब जून में इनको समझ में आया कि यार ये सिक्योरिटीज में तो खाली 2-4 करोड़ की कमाई है, 1.5 करोड़ की, इससे साल की, इससे बढ़िया हमको एक ऑफर कहीं और सिंगापुर में हमारे हस्बैंड हैं, हम चले वहां ज्यादा कमाएंगे। लेकिन उनको ये मालूम था कि ये मेरा इतना बड़ा जो 6-6.5 लाख का जो ईसॉप है करोड़ों का, तो ये तो मेरा कट जाएगा अगर मुझको जाना है। तो इनको टू हैव हर केक एंड ईट इट टू, मतलब कि खाएंगे भी और हाथ में भी रहना चाहिए, तो वो तो दोनों नहीं हो सकता है। तो इन्होंने एक अर्जी दी, जिसको कि आम तरह से उसको कहना नहीं चाहिए, क्योंकि वो इस तरह की लीव नहीं होती है जिसको सबैटिकल वगैरह कहते हैं। बेसिकली ये है कि हम लंबी छुट्टी पर बेगर पे के और कभी कभी पे के साथ हम जाना चाहते हैं, क्योंकि ये छुट्टियां बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो संस्था के उसमें नहीं रहती है कि हम जैसे सिक लीव लेते हैं, कैजुअल लीव लेते हैं, या हम मंथली अपनी पेड लीव लेते हैं 15 दिन की, उस कैटेगरी में ये लीव नहीं आती है। तो इसको कहते हैं हम कि हम लॉन्ग लीव पर हम 2 साल के लिए जा रहे हैं। अब 2 साल के लिए क्यों आप जा रहे हैं? तो हम इसलिए जा रहे हैं कि मैं अपने हस्बैंड को ज्वाइन करना चाहती हूँ, 2 साल वहां रह के फिर वापस आ जाएंगे सपोजिटली। ये लीव वो लेती हैं और लेने के ये होता है जून 2011 में। अक्टूबर 31 या 30 को ये एक दूसरे जगह पर एम्प्लॉयमेंट ले लेती हैं सिंगापुर। अब जिस दिन उन्होंने एम्प्लॉयमेंट ले लिया तो ये एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया ऑटोमेटिकली। आप दूसरे जगह तो काम नहीं कर सकते हैं, आप कहीं भी, आप ये नहीं हो सकता है भाई सुबह शाम अगर आप 2 नौकरी कर रहे हैं, तो बहुत लोग जैसे अमेरिका में यहाँ भी होता है कि भाई दिन भर यहाँ काम करते हैं, फिर 4 घंटा पार्ट टाइम वहाँ करते हैं, क्योंकि उनका खर्चा नहीं चलता है, तो इस तरह से काम करते हैं। लेकिन जहाँ पर आप फुल टाइम हैं, क्या आप बैंक में हो या आईआईटी में हो, तो आप अपनी दुकान जो है शाम को या दूसरे जगह साथ साथ आप नहीं काम कर सकते, आप वहां पर वो हैं। तो जब इन्होंने ये लीव लेके वहां इसलिए गई और लीव का एप्लीकेशन इसलिए दिया कि जो इनका अप्रैल 2012 में 7 लाख का ईसॉप मिलना था वो बरकरार रहे, और कोई कारण नहीं था। और यहाँ पर ये तो अब क्या बैंक ने ये पता करने की कोशिश नहीं की, या इन्होंने बैंक से छुपाया कि भाई ये सबैटिकल ले रही, सबैटिकल पे जा रही हैं और साथ में ये प्राइवेट इक्विटी फर्म को वहां स्टैब्लिश करने जा रही हैं? क्या ये बातें बैंक को पता थी? नहीं, बैंक को अब ये तो लिख के तो बताएंगी नहीं, क्योंकि जहां वो लिख के अगर बताएंगी तो वहां पर तो बैंक कहेगा कि यू ईदर रिजाइन और वी विल सैक यू कैनॉट वर्क विद समबडी एल्स। नहीं तो इन्होंने तो
हो सकती है कि आपसी बातचीत में एक एग्रीमेंट हो गया हो किसी एक फॉर्मूले को लेकर, ये भी हो सकता है। देखिए देखिए आप किसी नॉर्म पर आप काम कर सकते हैं। हाँ, आप मान ले एक बहुत बड़े ओहदे से आए और आप आज मिनिस्टर बन गए, तो ये थोड़े है कि आप जाके फिर वहां पर आप काम करेंगे। तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, एकदम कॉन्फ्लिक्ट है। तो वो आप ओरली भले बता दें, लेकिन कागज पत्तर में ये आप कभी भी नहीं रिवील करेंगे, क्योंकि आपको ईसॉप लेना है और उसके बाद वो कभी बैंक आती नहीं है वापस। 2013 में वो दिखाती है कि अब मेरी छुट्टी की अवधि खत्म हो गई, टाटा बाय बाय। लेकिन छुट्टी की आपने 2 साल में क्या किया? ईसॉप लेने के लिए जो आपको मालूम है, क्योंकि देखिए ये जो शेयर आप ले रहे हैं तो वो कुछ हद तक और सब शेयर होल्डरों के आप हित के अगेंस्ट में ले रहे हैं, क्योंकि आपको उतने शेयर जो है बहुत कम दाम में मिल रहे हैं, तो उनके शेयर की वैल्यू कम हो रही है। तो इट इज आप बाकी शेयर होल्डर के साथ आप बेईमानी कर रहे हैं। अगर आप किसी और को शेयर जो है कम दाम में दे दें, तो 164 रुपए में आप दे रहे हैं, शेयर का दाम है 500 रुपए, तो आपने बेईमानी करी ना उन लोगों के साथ। तो यहाँ उनकी वो जो थी, तो ये उन्होंने लिख के नहीं दिया, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट, और लिख के ये दे नहीं सकते थे। ये बोर्ड गवर्नड है, हर बोर्ड का मेंबर जो है इस बात को जानता है, और उनको भी निकाल दिया जाएगा कि वो सवाल जो दिमाग में आता है कि 2011 और 13 के बीच में तो यूपीए की सरकार थी, तो क्या उस समय यूपीए की सरकार को ये चीजें पता थी? उस समय जो आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने क्या पूछताछ की होगी? सेबी के जो चीफ रहे होंगे, क्या उन्होंने कोई पूछताछ की होगी? नहीं नहीं, ये चीजें जो है ये किसी को नहीं बताई गई होंगी। कोई आदमी लीव लेता है तो ये इतनी छोटी सी बात है कि आप ऐसा घपला कर रहे हैं, ये तो बाद में जब पकड़ाता है तब पकड़ाता है। ये कोई छुट्टी जा रहा है, ये कोई ऐसी बात थोड़े है कि सेबी को बताया जाए, या कोई ऐसा लॉ नहीं है जिसमें कि वो सेबी को बताया जाए। हाँ, ये लॉ है कि आपको डिस्क्लोज करना है कि आपने ईसॉप दिए, किसको दिए, कितने दिए, ये सब बताने, कब वेस्ट किया, कि ये 4 साल के बाद, वैसे 5 साल होता है, इसमें 4 साल के बाद ही कर दिया। तो ये बेईमानी उन्होंने जो करी और नहीं बताई, और जिस दिन उनकी दूसरी नौकरी लगी, वो आप जो कह रहे हैं कि ये छोटे मोटे तो लोग हैं नहीं, ये सब तो बड़े ऊंचे लोग हैं। तो इकोनॉमिक टाइम्स में ये एक आर्टिकल छपा कि ये फलाने फंड को मैनेज करने, ये नहीं कहा कि हस्बैंड को ज्वाइन करने सिंगापुर जा रही हैं, ये कहा कि ये पैसिफिक जो ग्रेट पैसिफिक कैपिटल का है, उनकी ऑफिस खोल के वहां पे जो है उसको ये करने जा रही हैं। नाउ आपकी कॉन्फ्लिक्ट हो गई, तो आप यहां से रिजाइन करके वहां जाते। अगर रिजाइन नहीं किए, तो चूंकि इकोनॉमिक टाइम्स में छपा था, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बड़े लोग इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल पेपर पढ़ते होंगे, तो उन्होंने जरूर इस बात को देखा। चंदा कोचर ने देखा, बाकी जो डायरेक्टर्स हैं देखे, तो इन सबों ने देखा, तो उनको तुरंत उनसे लिख के पूछना चाहिए था कि मैडम बुच, यू हैव टेकन लीव विदाउट पे, बट नाउ हम ये देख रहे हैं कि आप दूसरे जगह नौकरी कर रही हैं, तो अब आप हमारे यहाँ नौकरी नहीं कर रही हैं, आप क्या तो वहां से छोड़ के यहाँ आप ज्वाइन करिए, आप अपना जो लीव का वो है उसको आप मिसयूज कर रही हैं, नहीं तो मैं आपको इस नोटिस से निकाल दे रहा हूं, आपको शो कॉज करता हूं, अगर आप इसका सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं देते तो आपकी एम्प्लॉयमेंट में टर्मिनेट करता हूं। ऐसा इन लोगों ने एकदम नहीं किया। अब जो इनका ये ब्रीच है, ये ईसॉप है, इसको सेबी रेगुलेट करती है। अब आज उनके संज्ञान में आ गया कि इस तरह का मिसयूज हुआ है कि एक जो आदमी परमानेंट लीव पर चला गया, उसका जो ईसॉप नहीं बनता था, तो इनको शो कॉज नोटिस करना चाहिए आईसीआईसीआई को, और इनको भी, दोनों को, और दोनों को शो कॉज करके उसके अंदर में अगर गड़बड़ी पाई जाए तो इनको क्या करना चाहिए कि उनको बैन कर देना चाहिए कि यू कांट। जो बुच साहब यही करते हैं कि अभी अनिल अंबानी पकड़ा है, इतना बड़ा घोटाला वगैरह, कि 5 साल से आपको सिक्योरिटीज मार्केट से बाहर किया जाता है, तो वैसे इनको भी बाहर किया जाए, शो कॉज नोटिस किया जाए, क्योंकि
ये किसी तरह से आप किसी से भी पूछ लीजिए कि वो इनको ईसॉप, लोगों को ये नहीं मालूम है, लोग सोचते हैं कि ये ईसॉप जो है जब तक ये आईसीआईसीआई की नौकरी कर रही थी उसी समय मिला है, उसके बाद ये नहीं जानती हैं कि ये ईसॉप इनको मिलने का जो जो एलिजिबिलिटी थी वो उस समय हुई जब ये सिंगापुर में दूसरे फर्म के लिए काम कर रही थी, तो इसलिए ये इनएलिजिबल थी। अब क्या नहीं तो होता ये है, इतना बड़ा फ्रॉड है, मैं ये समझना चाह रही हूँ। अब आम आदमी अगर कॉमन मैन ये पूछेगा कि भाई ये किस तरीके का फ्रॉड है, कितना बड़ा फ्रॉड है और इसको लेकर क्या सजा माधवीपुरी बुच को होनी चाहिए? नहीं दोनों को होनी चाहिए। इसमें देखिए ये इसमें और क्या है, देखिए एक और चीज में बैंक बैंक और माधवीपुरी बुच दोनों को दोनों, आप क्या हाँ डायरेक्ट एक बात और बताएं कि चूंकि इसमें पैसे लगते हैं, तो अगर आपको 7 लाख ईसॉप मिले हैं और 162 रुपए पर अगर आपको लेना है तो उतने पैसे भी होने चाहिए, तो उसको आदमी इमीडिएटली इनकैश नहीं करता है, कहता है कि अरे हमें तो बेच, अच्छा और लेंगे तो टैक्स भी देना पड़ेगा। तो दो तरह की मार हुई, क्योंकि अगर 100 मान लीजिए 164 रुपए का है और आज मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं जब इसका दाम 564 हो गया, तो 400 रुपए पर हमको जो है टैक्स देना पड़ेगा और उसके अलावा हमको वो पैसे 162 के चुकाने पड़ेंगे, 64 के। तो इसलिए मैं वो शेयर आज नहीं लेता हूं, उसको पोस्टपोन कर देता हूं। तो इन्होंने पहले अपना वो तय कर लिया कि हाँ अब मेरा 7 लाख, चूंकि मैंने ये लीव का लिया अब ये मेरे हाथ में आ गया, लेकिन इन्होंने उसको एक्चुअल जो है इनकैश नहीं किया। अब जो आंकड़े हैं जो स्क्रोल में प्रिंट हुए हैं, तो वो 2017 में जब ये मेंबर बनी, अच्छा एक और कानून है कि आपको जनरली ये चीज 3 महीने में ले लेनी चाहिए, लेकिन उसका 5 साल भी लोग करते हैं, इनके केस में उसको स्पेशल एग्जाम्पशन देके वो किया गया। अब ये क्या हुआ कि 2018 में ये लोग आईसीआईसीआई वाले एक पब्लिक इशू ला रहे थे, किसका, जिसमें कि बुच मैडम ने पहले काम किया था, जिसका नाम था आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। वो कितना बड़ा इशू था, 4000 करोड़ का इशू था। अब ये आईपीओ में जो है बहुत सारे आप समझिए कमीशंस होते हैं, लॉयर्स होते हैं और ब्रोकर्स होते हैं, वो सबको वो देना पड़ता है। और एक शेयर ये बेच रहे थे 520 रुपए में, मतलब कि 5 रुपए का शेयर ये 520 रुपए में, कितने में, 100 गुने दाम पर ये ज्यादा पब्लिक को बेच रहे थे। 25% का केवल दाम था, करीब 4000 करोड़ रुपए। तो उस समय जो है ये अपना ईसॉप इनकैश करती हैं। तो क्या ये आदमी नहीं सोचेगा कि चूंकि मेरा पब्लिक इशू था इसलिए ये ईसॉप को हमने एक्टिवेट किया, हमने, क्योंकि 2-4 करोड़ रुपए कोई माने नहीं रखते हैं पब्लिक इशू में। पब्लिक इशू का जो आईपीओ होता है, आप मान के चलिए कि 5 से 10% खर्चा होता है। तो अगर मान ले 4000 करोड़ का था तो 200-400 करोड़ तो खर्चा होता ही है, और अगर सेबी अटका दे तो आप तो अटक गए। लेकिन अगर आपका मेंबर जान पहचान का है, उसका उसमें फायदा हो रहा है, शेयर का दाम बढ़ेगा, क्योंकि ये शेयर जो बेचेगी आईसीआईसीआई तो वो पैसा आईसीआईसीआई में आवेगा 4000 करोड़ रुपए, क्योंकि वो पब्लिक को बेच रही है। तो आपने उसको क्लियरेंस दे दिया। अब इसमें जो है इनकी कल्पेबिलिटी हो गई। अब और देखिए ये आईसीआईसीआई बड़ी कलाकार चीज है, मैंने बड़ी ऊंची। अब जब देखा कि पहले तो 4000 करोड़ रुपया ले लिया, बैंक ये सब इस तरीके की गड़बड़ी कर रहा है तो आरबीआई को क्या पता नहीं होना चाहिए कि ये सब चीजें हो रही हैं जी उनके नाक के नीचे और आराम से बैठे हुए वो लोग? ये सब आरबीआई के परमिशन से होता है। ओके, पहले, हाँ इसमें आरबीआई का भी परमिशन लेना जरूरी है। नहीं तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर इन चीजों पर खुलासे नहीं हुए हैं तो जितनी गलती माधवीपुरी बुच की है उतनी गलती आरबीआई की भी है, हाँ, और आईसीआईसीआई बैंक सेबी, की हाँ और सेबी फिर की। आगे, एग्जैक्ट, फिर आगे देखिए, ये जो है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जो है चल जाता है, इसका बड़ा जो है फायदा, मतलब कि ये इसमें रिजर्व्स आने लगते हैं, क्योंकि ब्रोकरी का धंधा है, शेयर बेचो और वो करो, तो खाली इनको तो इनकम आनी है, कोई रिस्क तो ले नहीं रहे, रिस्क फ्री बिजनेस है। तो इसके शेयर्स के दाम बढ़ने लगते हैं, उसमें रिजर्व्स आ जाते हैं।
अब ये लोग सोचते हैं कि यार गलती हो गई, ये शेयर हम लोगों को पब्लिक में नहीं देना था, इसको जरा फिर से वापस ले लेते हैं। अब ये तमाशा देखिए, 2018 में मार्च में आप देते हैं और अब आप 2 साल के बाद जो आप पछताने लगते हैं, यार ये इन लोगों को, ये इन्वेस्टर, ये छोड़ो, इनका शेयर वापस जो है। अब ये दादागिरी जो है सेबी में अलाउड है, लेकिन पहले इसका ये था कि किस रेट पर बेचेंगे, दाम, उसमें जो है वो बिडिंग होती थी, तो उसमें इन्वेस्टर लोग कहते थे कि हम इतना शेयर इतने दाम में देंगे। तो इसको हम एक टेक्निकल टर्म था, रिवर्स बुक बिल्डिंग करते थे, लेकिन सहज तरह से समझने की ये बात है कि कितने पैसे में हम अपना शेयर बेचेंगे, इसका डिटर्मिनेशन शेयर होल्डर को था, कंपनी को नहीं था। और यह सही भी बात है, मेरी संपत्ति है, आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि मैं कितने में दूंगा। और ये दादागिरी आज से नहीं, ये जब से सेबी है तब से ये दादागिरी हो रही है। और ये कुछ नहीं है, आई एम यूजिंग द वर्ड दादागिरी। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट को पकड़ लेते हैं, कहते हैं ये फेयर वैल्यू है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट को कौन पैसा देता है? कंपनी। तो ही हु पेज कॉल्स द शॉट्स, और आप उसी के हिसाब से गाते हैं, यू सिंग फॉर योर सपर। ये नहीं है आरबीआई की तरह की एक इंडिपेंडेंट पैनल ऑफ ये ऑडिटर हैं जिसको कि आप पैसा सेबी में जमा करिए तब वो रिपोर्ट देगा। ही विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय यू और योर फीस। तो ये मर्जर में ये 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुला के सारा हेल्प, कोई भी ऐसा, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, शायद ही ऐसा कोई टेक ओवर मर्जर हुआ जिसमें कि कंपनी का फायदा नहीं हुआ और शेयर होल्डर का फायदा हुआ। ये घपला जो है आज से नहीं, 20 साल का है, यही यहां पे हुआ। इन लोगों ने कहा कि भाई अच्छा पैसे भी नहीं देंगे, अब शेयर का शेयर देंगे। तो कहे कि भाई 3 शेयर इसके और 2 शेयर इसके। इसमें भी इन्होंने कानून 2 बार बदले, 2 बार इनका रोल रहा। एक तो था कि ये परमिशन नहीं थी कि ये शेयर होल्डर्स इसको डिटरमिन करेंगे, तो इसको वेवर देने के लिए इन्होंने कहा कि लेकिन अगर आपकी कंपनी सब्सिडरी है तो आप इसको एक रेजोल्यूशन के तरह वोटिंग करा के आप जो है आम निवेशक जो शेयर होल्डर हैं छोटे, उनका शेयर खरीद सकते हैं। और अगर आप एक ही लाइन में हैं, ये एग्जेम्पशन इनके ईसॉप से लिंक्ड है, और ये कानून का बदलना भी इनके ईसॉप से लिंक्ड है, और इसी कारण ये एग्जेम्पशन दिया गया। यानी कि ईसॉप्स का फायदा उठाने के लिए पूरी बेईमानी का की जो स्क्रिप्ट वो माधवीपुरी बुच ने लिखी है। लेकिन अब मुझे जो चीज समझ में नहीं आ रही है कि ईसॉप्स का इतना फायदा उठाकर पूरे एक इंस्टीट्यूशन को, सेबी जैसे इंस्टीट्यूशन को, संस्था को उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। सरकार इस पर इतनी चुप क्यों बैठी हुई है? सरकार को क्या लग रहा है भाई माधवीपुरी बुच को बुलाकर तलब करना है, उनको डिसमिस करना है, और सरकार का इसमें क्या वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है कि सरकार देखिए, मैं सबकी बात करता हूं, है ना, सरकार जो है ना सोई हुई है। A person I admire very much today, मनमोहन सिंह, वो जब स्कैम हुआ तो उन्होंने एक स्टेटमेंट कही, बहुत उनका सोई हुई है। तो क्या सोई हुई है, जानबूझकर सोई हुई है, या बोलना ही नहीं चाहती? मंशा क्या लग रही है? नहीं, इतना हल्ला हो रहा है चारों तरफ, और उसमें आप अगर कुछ नहीं बोल रहे हैं तो ये तो नहीं माना जाएगा कि आप जो सोए हुए हैं वो जेन्युइन है। आप तो चादर लेके प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम खराटे ले रहे हैं। तो ये अवेयर हैं, लेकिन इट इज कन्वीनियंट कि हम चुप रहें। मैं भी चुप रहूंगा तो मैं भी चुप रहूंगी, तो दोनों चुप रहेंगे, तो काम कैसे होगा? तो ये उसके अंदर में सरकार इज नॉट बॉदर्ड इन। आज तक क्या सरकार कभी, देखिए एक चीज और मैं आपको बताता हूं जो आज तक नहीं हुआ, कि पैसा खोता है इन्वेस्टर। वो सहारा में मैंने बताया, लोगों ने जो है 25-30 हजार करोड़ रुपए खोए, छोटे छोटे लोग खोए, और वो पैसे सेबी के जेब में पड़े हुए हैं, और इन्वेस्टर को 150 करोड़ भी नहीं मिले। जो एकदम अंत वाला जो सेवर है, लेबरर है, डोमेस्टिक सर्वेंट है, उस तरह के लोगों का पैसा ये मारा हुआ है। सेबी को कोई चिंता नहीं है।
हमारे पास पैसा है और अब प्लानिंग हो रही है कि इस पैसे को कैसे हड़प ले, बजाबते की लौटाएं, इसमें एक तो ये जो डिस्गॉर्जमेंट, जहां कंपनी बेईमानी करते हुए पकड़ा जाती है और वो पैसा सेबी हड़पती है, वो पैसा कभी भी इन्वेस्टर को नहीं देती है। मतलब कि ये फ्यूडल सिस्टम है, इनकी दादागिरी है। उनका कहना है कि हम किस इन्वेस्टर को दें, वो कैसे पता चलेगा लॉस लगा। अरे बेवकूफो, तुम क्या सोचते हो कि अगर इन्वेस्टर का बेईमानी में लॉस होता है तो क्या वो इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाता है? आप 2 लाइन का आप वो पास करो कि जिन लोगों ने फलानी कंपनी में इतना लॉस किया वो अपना क्लेम इनकम टैक्स के बेसिस पर क्लेम करें। आज तक इन्होंने नहीं दिया, लिख के इन्होंने कहा है हमें। अब जो मुझे ये समझना है आपसे अरुण जी, कि जो पूरी कल्पेबिलिटी है, माधवीपुरी बुच ने तो गलत किया, उन्होंने फ्रॉड किया, बेईमानी की, चीटिंग की। सरकार जो सोई हुई है, आरबीआई जो सो रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या ऐसी सरकार के लोग अगर सो रहे हैं जहां पर एक संस्थान का हेड, चेयरमैन इस तरीके की बात, इस तरीके की अगर फ्रॉड और चीटिंग में अगर इन्वॉल्व है, तो ऐसे में क्या सजा माधवीपुरी बुच को होनी चाहिए? देखिए, जितने भी इनके अभी खुलासे हुए हैं, सबसे बड़ा खुलासा यही हुआ है। एक सबैटिकल पर गई और जी 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 जो उन्होंने ईसॉप लिए हैं, वो एक बहुत बड़े माफिया के होते थे, अल अगर आप ये कैपोने। कह रहे हैं कि सबसे बड़ा खुलासा था, तो कल जब कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती ने समझाई ये बात, तो उन्होंने उस तरीके से इसको नहीं रखा। अब मीडिया उसको पकड़ नहीं पाया, लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं जितने लोगों से बात करती हूँ सब कहते हैं अरे भाई बड़ा टेक्निकल इशू है, आम आदमी इसको समझ नहीं सकेगा। तो पॉइंट ये है कि इतने बड़े फ्रॉड को कम से कम विपक्ष को ठीक से समझाना तो चाहिए था। कल प्रवीण चक्रवर्ती इसको क्यों नहीं समझा पाए? भाई देखिए, हमने तो एक मतलब ऑलमोस्ट लाइफ टाइम गुजार दी ये घपले पकड़ने में। तो अब हम लोगों को जैसे समझ में आता है कि अच्छा इसमें गड़बड़ है तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो वो जब हम देखते हैं और वही पाते हैं, तो वो इमेजिनेशन, ये इन लोगों को, दे आर नॉट स्लूथ्स, और ऐसे लोग भी नहीं हैं, तो हम लोग उसको करके एक एक लिंकेज बनाते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जो सबसे बड़ा माफिया था अमेरिका में, वो अकाउंटिंग फ्रॉड में पकड़ाया, अल कैपोने करके था। यहाँ पे जो है ये एकदम स्मोकिंग गन है। ये अगर निकाल लें उनकी, अभी हिंडनबर्ग में अपॉइंटमेंट में, वो घपले में, वो सब आपको जो है इमीडिएट कोई चीज मिलने वाला नहीं, या वो प्रिजम्पशन है, कहेंगे अच्छा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट में गए, एकदम क्लीन चिट मिल गई। अब वहां से वो अडानी निकल के हर जगह कह रहे हैं देखिए साहब हमको तो क्लीन चिट मिल गई। तो अब सवाल उठता है कि उसके पीछे के पर्दे में क्या हो रहा था, ये तो शायद ऑनरेबल चीफ जस्टिस को भी नहीं मालूम है कि क्या ब्लंडर्स हुए। लेकिन यहां पे जो मैं बात बता रहा हूं, यहां पे डॉक्यूमेंट है, स्मोकिंग गन है। आप उसको अगर चार्जशीट, आज उसको शो कॉज नोटिस कहते हैं, आप उनको दें कि हाउ डिड यू अलॉट दिस ESOP to your employee who was not an employee on that day, and on that day this ये ESOP जो है उनको वेस्ट नहीं कर सकता था। और इसके कारण, अभी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, इसके कारण आपने इनको इतना फायदा करा, क्वांटम दीजिए, आप पर इसका फाइन, पेनल्टी और जो है उनको बैन क्यों नहीं किया जाए। ये नोटिस अगर ये चाहें तो कल ये दे सकते हैं, एंड इट विल बी अपहेल्ड एट ऑल लेवल्स। मेरी बात ये कहना है कि जो बुच रेगुलेट करती हैं मार्केट को, शी हरसेल्फ, जब आप एक्शन लेते हो तो कहते हो अनिल अंबानी इज बैंड फॉर 5 years फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, शी वी शुड बी बैंड फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। लेकिन जिस आदमी को बैन होना चाहिए वो उसका चेयरमैन बना हुआ है। दिस इज द लेवल ऑफ, वो कहते हैं कि आयरनी इन दिस कंट्री। जी, अब आप कुछ बोल रहे हैं। तो सारे पेपर्स देखे हैं और सारा कैलकुलेशन किया है। 2011 से अगर हम जोड़ने लगे कि बुच जी ने क्या क्या किया है, तो माधवीपुरी बुच ने कितने करोड़ों का गमन किया होगा आपके हिसाब से? गमन या ब्राइब या जो भी कहें आप उसको। नहीं, गमन तो हम ये कह रहे हैं कि जो ESOP इनको मिले हैं, जो 7 लाख की फिगर है, और 164 रुपए में, घूस है जी
क्या कह रही हैं? जो ईसॉप्स है वो तो एक तरीके से घूस ही हुआ ना, नहीं ब्राइब ही नहीं, हुआ वो है। घूस नहीं हुआ। नहीं, अगर अगर वो वहां, देखिए घूस नहीं हुआ, अगर वो 2012 अप्रैल तक काम करती तो उनका वो हक था। भले हम वो कानून को चैलेंज कर सकते हैं कि आप ऊपर वालों को जो ऑलरेडी इतना पैसा कमा रहे हैं और झोली के झोली आप ईसॉप दे रहे हैं, जैसे मोहनदास भाई और इन लोगों के साथ किया गया, तो वो हम कर सकते हैं कि आपके कानून। इंफोसिस में तो जब भाव 400 रुपए थे बाजार के, तो 100 रुपए में दे दिया। मैंने इतनी बेईमानी करी उन लोगों ने, और वो चोंगा उड़ के कहते हैं कि हम बहुत ईमानदार लोग हैं। खैर वो छोड़िए, वो अलग बात है। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। तो जो उनका अप्रैल में अगर 2012 तक ये काम करती, तो इनका वो बनता था हक कि वो ले सकती थी। अब जो वैल्यू निकालिएगा 7 लाख पे आज के तारीख से, क्योंकि इन्होंने लिया है, कुछ इनकैश किया है, ये सब हुआ है बीच में, कितने बचे हैं, लेकिन जो फिगर स्क्रोल ने दी है, अब वो कहाँ से दी है, उसके मुताबिक ये दिखा रहे हैं कि 5,65,000 उनके पास अभी भी होने चाहिए। अगर वो हैं तो उनका वैल्यू हमने निकाला करीब 60 करोड़ है ना? तो 60 करोड़ बहुत होता है। जहां आपकी सैलरी जो है साल की 40-50 लाख है, वहां आप 60 करोड़ रुपए का वो ईसॉप ले रहे हैं और उसके लिए आप उसको फेवर कर रहे हैं, तो ये एक जो है बहुत ही गलत बात। तो सेबी के एम्प्लॉइज में इतना ज्यादा गुस्सा है, सेबी के ऑफिस के दफ्तर के सामने कल प्रोटेस्ट हुआ है, 500 सेबी के ऑफिशियल्स ने चिट्ठी भी लिख डाली निर्मला सीतारमण को। तो ये सब जो डिसग्रंटलमेंट है, ये एचआर इशू तो ठीक है कि माहौल बड़ा टॉक्सिक है, वो काम नहीं करने दे रही हैं, चिल्लाती हैं, ये सब चीजें सामने आई हैं, लेकिन ये सब भी तो वजह होगी ना कि लोग देख रहे होंगे कि सेबी के चीफ के पद पे रह के वो इतना अपना हर मौके पर फायदा करती चली जा रही है, बाकी एम्प्लॉय बेवकूफ थोड़ी ना है। तो इसको लेकर भी तो हार्ट बर्न होगा, और आई एम श्योर वो बाकी सेबी के एम्प्लॉइज को भी ये बातें पता होगी। भाई कौन ऐसा आदमी है जो इनको शोकॉज और चार्जशीट करेगा? 2 ही जगह हो सकता है, क्या तो फाइनेंस मिनिस्ट्री करे, या जेपीसी करे, या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इनको तलब तो किया गया है ना। तो वहां पे जो है आरबीआई ऑडिट करे आईसीआईसीआई बैंक की और पूछे कि हाउ डिड यू अलॉट दिस ईसॉप। ये तो एक उतना पैसा तो बैंक का आपने ज्यादा शेयर इशू किया, तो वो तो गलत हुआ ना। तो इतनी सारी ऑडिट किसी ने कुछ नहीं देखा और कुछ नहीं करना है। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि जिस दिन आपने जो है पैसिफिक वाले सिंगापुर में नौकरी ले ली, उस दिन आप आईसीआईसीआई के यहाँ नौकरी आपकी खत्म हो गई। इतनी सी खाली छोटी बात है, उसके अराउंड में ये सब सारा वो चल रहा है। और फिर वो इशू होना, और आप कम दाम में फिर से आईसीआई सिक्योरिटीज के शेयर वापस ले रहे हैं, जिसको लेके जो निवेशक हैं स्मॉल इन्वेस्टर में बहुत आक्रोश है। वो सोचते हैं हमारे साथ बहुत बेईमानी हुई, क्योंकि जब उन्होंने 520 रुपए दिए, आज 1200 का भाव है, और आप 5 साल के बाद उसको 800 रुपए दे रहे हैं इन इफेक्ट, जो शेयर स्वैप का रेशियो है, तो उनको तो गुस्सा आएगा। और ये सोचते हैं कि शेयर होल्डर्स कांट यूनाइट। तो आजकल सोशल मीडिया का है, ये बड़ा चमत्कार हुआ कि जो है 100 लोगों ने मिलकर जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में केस कर दिया। अब जो है उसके अब ये खुलासा होगा तो ये एडिशनल मटेरियल होगा कि भाई इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। इन्होंने पहले तो इनको कानून बदला, कानून बदलने के बाद इन्होंने उसका वेवर दिया कि ठीक है, आपको जो है ये रिवर्स बुक बिल्डिंग जो निवेशक नहीं तय करेगा। और फायदा कराने के लिए इन्होंने कानून तक बदल डाला। जी जी, और तीसरा इन्होंने क्या गड़बड़ किया कि इनको वोट चाहिए था डबल दी अमाउंट। मतलब कि अगर वो रेजोल्यूशन पास होना है तो 2 वोट के फेवर में, 1 अगेंस्ट में। तो उसमें इन्होंने सारे शेयर होल्डर की लिस्ट दे दी आईसीआईसीआई को कि जाओ तुम वोट की कैनवेसिंग करो। और वो जब कंप्लेंट हुई तो उसमें इन्होंने खाली जो है वार्निंग देके दोनों को छोड़ दिया, जबकि वो वोटिंग को इनको जो है नल एंड वॉइड करना चाहिए था, वो भी नहीं किया। तो ये सारी देखिए, और सब में आप अडानी में ये वो करते रहिए कि पकड़ाएगा, कानून है, वहां भी कानून बदले गए, सेबी ने कानून बदले, यूके सिन्हा ने नहीं एक्शन लिया, बहुत सारी गड़बड़ हुई, आप टाइम पर टाइम मांगते गए। तो वो तो, लेकिन जहां तक पर्सनल का वो हिसाब है,
वो आप देखेंगे कि इसमें जितना पुख्ता केस बनता है और फुल प्रूफ केस बनता है वो कहीं नहीं बनता है। और पूरी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको 2011 से लेके 2024 ये जो डीलिस्टिंग हुई है, जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, ये 2024 की बात है। और अभी अभी ये कोर्ट जो है ये बॉम्बे हाई कोर्ट में ये पड़ा हुआ है। तो तो ये अब 12 इसकी सजा क्या है सर? ये इनको डिसमिस करा जाए, डिसमिस करके क्या ये जेल भेजने का फिट केस है? देखिए यहां पर तो कोई आप कितना बड़ा भी घोटाला कर लीजिए, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जल्दी जेल नहीं जाता। गए हैं एक दो, जो है वो स्टील की कंपनी थी, भूषण स्टील में गए हैं, बड़ा रेयर है। नहीं, जब आप मुख्यमंत्री जेल जा सकते हैं, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन जब जेल जा सकते हैं फ्रॉड के लिए, तो उनकी जो लाडली अफसर है मोदी जी की, उन्होंने अगर कोई फ्रॉड किया तो वो क्यों नहीं जेल जा सकती? उनको भाई भी जेल जा भेज। सकते हैं, लेकिन भाई प्रोसिक्यूट करने वाले हम और आप नहीं ना हैं। प्रोसिक्यूट जो केस क्रिमिनल केस होता है वो होता है, अभी आप देखिए वो कमला हैरिस कहती हैं कितनी बढ़िया बात, कि जब मैं कोर्ट में खड़ी होती थी तो कहती थी फॉर द पीपल। तो जब आप क्रिमिनल केस करते हैं तो वो जो है स्टेट करती है। यहां फॉर द पीपल क्या, फॉर द पीपल तो जाए भाड़ में, अपनी जेब गर्म होनी चाहिए। मैंने कोर्ट में देखा है कि बेल के लिए जो गवर्नमेंट के पूरी रिप्रेजेंटेटिव को पैसे, कहानी, जो आपने पूरी कहानी आज एक्सप्लेन किया है, उससे यही पता चलता है कि जितना चूस सकती थी सिस्टम को, जिस सिस्टम को वो हेड करती थी, उसी सिस्टम को उन्होंने अच्छे से अपने फायदे के लिए चूसा और अपनी ही जेब गरम की। और उस जेब गरम करने के बाद मोदी जी बिल्कुल चुप बैठे कि भाई ठीक है, आपने जो किया सब ठीक है, सब खून माफ है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं वो तो इसलिए माफ है क्योंकि आप अपना जहां फायदा, आप देखिए यू आर सेलिंग अस फॉर पेनीज, 80 करोड़ इज नथिंग। लेकिन जो आप अडानी का प्राइस मैनिपुलेशन नहीं इन्वेस्टिगेट किया और नहीं स्टैब्लिश किया, कोई भी अंधा आदमी, जितने भी मर्चेंट बैंकर्स हैं वो अडानी के शेयर में नहीं इन्वेस्ट करते, उनको मालूम है कि इट इज ओवर प्राइस। जब वो नहीं स्टैब्लिश कर पाए तो वो तो क्विट प्रो ही हो गया ना। यू लेट हिम गो, बड़ी मछली को आप वो उधर करिए, अपना आप जो भी करिए। तो ये जो चल रहा है, जिसको हम क्रोनी कैपिटलिज्म कहिए या कैपिटलिस्ट लोगों की वो साजिश कहिए या पावर की कहिए, तो वो तो चल रहा है। लेकिन उजागर ये सब होता नहीं था पहले। अगर आप करते तो आपके ऊपर जो है वो 10 लोग जो हैं आपको हैरेस करते। अब ये सोशल मीडिया इतना बड़ा हो गया है और आप अगर एकदम सच बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं और सारी कड़ी लगा के बोल रहे हैं, जिसमें कि हाई कोर्ट में भी केस है, तो फिर कोई एक ही उपाय है कि आप कागज निकालो, कागज दो। जैसे वो मांगते थे ना सीए में, हम कागज मांगते थे, तो अब तुम कागज दो ना। बिल्कुल। उन लोगों से जो कागज नहीं दे सकते थे, 40 साल पुराने कागज मांग रहे हो, हम तो तुमसे केवल 12 साल पुराने कागज मांग रहे हैं, दो ना। क्यों नहीं देते हो कागज? मैं आईसीआईसीआई से, आरबीआई से और सेबी से, तीनों से कहता हूं कि ये कागज जो इनकी लीव की कागज थी, सो कॉल्ड कि हम छुट्टी पर जा रहे हैं विदाउट पे 2 साल के लिए, वो और कब इनको बताया गया कि ये जो है दूसरी नौकरी ले लिए और फिर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, इसके कागज जो है ये प्रोड्यूस करें, तब ये पता चलेगा कि ये जेल जाने का काम है, ये 60 करोड़, ये 7 लाख ईसॉप का मिसयूज है कि क्या है, तब पता तो चलेगा। क्या करेगा? अब ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि इसमें अब सुप्रीम कोर्ट ही संज्ञान ले सकता है, वरना तो कैसे होगा? नहीं नहीं, कैसे नहीं, अभी जैसे अब ये इतनी बातें समझाई गई, तो ये अब जो है आरबीआई भी पूछ सकता है। सेबी का जो जूनियर अफसर है जो स्ट्राइक पर गया, जिसको पावर है ये पूछने की, ही नीड नॉट कंसल्ट मैडम बुच, बोल देगा अगर उसको होगा, खराब कर दीजिएगा मेरी एसीआर, और आप क्या कर सकते हैं? मुझको परवाह नहीं है, मैं अपना काम सही तरीके से करूंगा और खबरदार आपने मेरी एसीआर खराब करी तो मैं आपको इसके लिए कोर्ट ले जाऊंगा, और आप कॉन्फ्लिक्टेड हैं इस इंटरेस्ट से, कल दे दे शो कॉज नोटिस। तो करने को तो जब इन लोगों को पता ही नहीं था कि क्या इन्होंने गड़बड़ी करी है, आज हम लोग उजागर कर रहे हैं कि इन्होंने कैसे और क्या गड़बड़ी करी है। तो आरबीआई, सेबी और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और अगर जेपीसी बनती है
तो ये सब उसमें कार्रवाई करने को तैयार है। वो कोर्ट तो कहेगी यार हमारे पास फुर्सत नहीं है, वी हैव गॉट टू मेनी इंपॉर्टेंट केसेस, हमारे पास जो है फुल बेंच के साथ साथ 7 बेंच 5 बेंच के केसेस तो हम ले नहीं रहे हैं, आप लोग ये छोटे छोटे मामले ले। खबर आ रही है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी अब उनको तलब करेगी, क्योंकि वो सारी रेगुलेटरी बॉडीज की जो वर्किंग है उसको शायद देखेगी, और पीएसी तो हेड करने वाला वो होता है व्यक्ति ऑपोजिशन का ही होता है। जी हाँ, जी तो जी ऑपोजिशन का होता है, तो इसका मतलब क्या माधवीपुरी बुच के लिए अब बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं अगर पीएसी ने उनको समझ में आ गई इस खुलासे के बाद। अगर कोई अभी जैसे हमने ये किसी को भेजा, तो हमारे नेफ्यू हैं, उनके दोस्त लोग अमेज़न वगैरह में काम करते हैं, छुट्टी लेते हैं, दे आर ऑल शॉक्ड कि हम लोगों को तो ये कभी ये कंपनियां अलाउ नहीं करती हैं इस तरह की वो लेने को, कि हम दूसरे जगह वो जाएं या इंक्यूबेट करें, है ना, कि ऐसा भी होता है। तो ये चीजें जो लोग ईसॉप के जानकार हैं और जो इस बात को समझते हैं, वो पहले ही समझ जाएंगे कि मैडम बुच ने इस पर्टिकुलर केस में इन्होंने एक तो बेईमानी करी, और ये बेईमानी करते हुए पकड़ा गई। जो होता है ना कि एक पेपर ट्रेल, वो पेपर ट्रेल जो है यहाँ पे एकदम इंटैक्ट है, इसमें अब बचने की कोई स्कोप नहीं। बस ये है। चलिए, अब इस वीडियो को सारी व्यूअर्स से यही गुजारिश है कि इसको ज्यादा से ज्यादा इसको वायरल करिए, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके की धांधलेबाजी, किस तरीके की चीटिंग, किस तरीके का फ्रॉड सेबी की चीफ माधवीपुरी बुच ने किया है, और उस पूरे फ्रॉड पर सरकार किस तरीके से पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। मैं यहाँ पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट की बात ही नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर तो इस कड़ी को जो अरुण जी ने जोड़ा है, वो 2011 से क्या कुछ हुआ है, क्या वो कहती थी और क्या वो करती थी, उसका डिफरेंस यहाँ पर आपको इसकी वीडियो में बताया गया है। तो एक आम आदमी जो समझेगा, और 10 करोड़ इन्वेस्टर्स जिनकी जान लगी हुई है मार्केट में, उन्होंने अपनी मार्केट शेयर्स में पैसे लगाए हैं, आज उनको भी ये समझने की जरूरत है कि जो आप पैसे मार्केट में लगाते हैं वो कितने महफूज होंगे, कितने सेफ होंगे। अगर सेबी का चीफ, जो कि रेगुलेटर, जो रेगुलेट करता है, अगर वो इस तरीके की चीटिंग कर रहा है, तो आपके पैसे कितने सेफ होंगे, ये आपको समझना है। इसलिए फिर से गुजारिश करूंगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, ज्यादा से ज्यादा वायरल करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके के अंधाधुंध फ्रॉड पर सरकार पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में केवल और केवल कोर्ट अगर संज्ञान लेता है, सुओ मोटो कॉग्निसेंस होती है, तो फिर माधवी बुच को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। थैंक यू आपको भी।